नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेटवर्क थ्योरी का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिए। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएँ। ठीक है, चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इनमें से कौन सा दिया गया सही जो है एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक पावर के संदर्भ में। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। इलेक्ट्रिक पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये सभी के लिए वैलिड है, बट यहाँ पे चूँकि सभी में आ रहा है तो रजिस्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर में देखिएगा जो पावर होता है V इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये आपका रजिस्टर के लिए होता है। तो आप सिंपली ओम्स लॉ लगा करके ये फॉर्मूला जो है डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What will be the resistance in ohms of a resistor when current through the resistor is 2 ampere? The potential difference between the ends of resistor is 40 volt। यानी ये दे रखा है 40 वोल्ट क्या है आपका वोल्टेज डिफरेंस है, और करंट कितना दे रखा है 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस पूछ रखा है तो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से निकालेंगे। V बाई आई क्या हो जाएगा 40/2 आपको क्या मिल जाएगा 20 ओम। 20 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ ए 18 मीटर लॉन्ग cylindrical wire when the resistivity of 0.67 ohm meter and the resistance of the wire is 12 ohm। हमें क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा है। ठीक है, रेजिस्टिविटी दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। तो चलिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये होता है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ से A अगर निकालते हैं तो क्या आपको मिलेगा, यहाँ से रो एल डिवाइडेड बाई आर। रो दे रखा है 0.67 इंटू लेंथ आपको दे रखा है 18 मीटर 18 मीटर। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 12। यहाँ से आप सिंपली कैलकुलेट करेंगे, इसको 6 से काटेंगे तो 3 बार में, ये आपका 2 बार में। इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा आपका 3 सते 21 और 3 छक्का 18, 18 और 2 18 2 20। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ जो है डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 1.0 समथिंग, यानी ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरड ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए, जब सीरीज में कैपेसिटर होते हैं तो 2 के बीच में कैसे निकालते हैं, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये जो है ये जब सीरीज में लगे होते हैं तब का होता है फॉर्मूला। जब पैरेलल में होते हैं, ठीक है, तो C1 प्लस C2 यानी डायरेक्ट जोड़ देते हैं, इतना पता होगा आपको। ठीक है, तो देखिए ये और ये 2, आप 3 को भी जो है साथ में पैरेलल निकाल सकते हैं, या 2 को पैरेलल में सीरीज़ निकालिए 2 का, फिर वापस से उनका सीरीज़ निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम पहले ये और ये दोनों इसका सीरीज़ निकालते हैं, तो क्या होगा 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 यानी 50। ये आपका 5 आ जाएगा और ये कट जाएगा, यानी टोटल 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 8 है, ये 8 और 4
किस में हो जाएंगे, सीरीज़ में हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 और 4 इसका सम हो जाएगा 12। ठीक है, और यानी ये 3 8/3 क्या होता है, 8/3 मतलब 2.66, 8/3 मतलब 2.66। अब ये ये जो इतना है ये कितना आ गया, 2.66। अब ये पैरेलल में हो जाएगा इसके साथ, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 20 प्लस 2.66 यानी आपका 22.66। ठीक है, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें। पहले ये दोनों सीरीज इसका निकाल लीजिए और फिर उसके बाद जो इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ ये सीरीज़ में हो जाएगा ये वाला कैपेसिटर। ठीक है, और वापस से पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इन mm, ध्यान दीजिएगा, ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेस्ड इन एयर में, व्हेन द एरिया ऑफ द प्लेट इज 0.002 square meter, the voltage of the battery is connected to this parallel plate capacitor is 4 volt and the charge stored on the plate is 16 picocoulomb। ठीक है, 16 picocoulomb में दे रखा है। ठीक है, तो देखिएगा हमें D निकालना है, तो आपने कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। यहाँ हमने एप्सिलॉन R नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ एयर की बात चल रही है। एप्सिलॉन अगर जो है रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा तो आप एप्सिलॉन R भी लेके चलेंगे। ठीक है, नहीं दिया है इसलिए नहीं लेके चल रहे हैं। यहाँ से देखिएगा Q को हम क्या लिख सकते हैं, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू CV। यहाँ से हम C के बराबर क्या लिख सकते हैं, Q/V। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A/D। यहाँ से D देखिएगा, D क्या हो जाएगा, D आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A Q इंटू V ऊपर में चला जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.002। वी की वैल्यू क्या दे रखी है, 4, और जो चार्ज दे रखा है 16 पिकोकूलम्ब, 16 पिकोकूलम्ब में है, यानी 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये और ये कट गया। ठीक है, ये 4 और ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ 4 बार में ये कट गया। अब देखिएगा यहाँ से 4 बार में ये कट गया। अब इसको जो है 2 बार में काट दीजिए, 0.0001 हो जाएगा ये, और ये 2 बार में। यहाँ से इसको काट दीजिए, ये आपको क्या मिल जाएगा, 4.425, और वो मल्टीप्लाई होगा किससे, 0.2। ठीक है, इसको देखिएगा यहाँ पे जो है mm में ज्ञात करना है, तो इसको जो है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये जो है ये देखिए 1 आ जाएगा इतना, यानी जो हमारा लास्ट में आंसर है यही आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द पावर इन वॉट डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स टू द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो देखिए यहाँ पे डिटरमाइंड पावर निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर वापस से जाके क्या निकाल सकते हैं, I² R से पावर निकाल लेंगे। तो देखिएगा ये 4 ओम और ये 6 ओम सीरीज़ में है, तो हो जाएगा 10, और ये 10 और फिर ये 3 पैरेलल में हो जाएंगे, यानी 10 × 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो ये हो जाएगा आपका 30/13। और ये जो है
इसके साथ फिर सीरीज़ में हो जाएगा, यानी जो है जो आर इक्विवेलेंट आएगा 2 + 30/13 यानी 13 दूना 26 और +30 यानी 56/13। ठीक है, 56/13 ये आपका इतना ओम आ जाएगा। अब देखिए पावर क्या होगा, पावर I²R, आर इक्विवेलेंट यहाँ ले लेंगे 25, इसका स्क्वायर हमने डायरेक्ट कर दिया और ये 56/13। ठीक है, ये 56/13। तो इसको कैलकुलेट करिए, आप इसको कैलकुलेट करिए, ये कितना होगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ 100/4 कर देते हैं और यहाँ 56 हो जाएगा, यानी 5600, नीचे जो है 13 है और 5600/13 चौका 52, यानी जो है ये देखिए 107 जो है 5 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा कैसे आएगा, 107 जो है ये 5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। जैसे मान लीजिए क्या है, अब जैसे सोच लीजिए यहाँ पे अगर ये 50 रहता, ठीक है, तो यहाँ पे 50 रहता तो ये जो है 56 गुणे में 100 कर सकते हैं इसको, और नीचे 50 और ये 2 बार में कट जाता तो कितना आ जाता, ये 112 आ जाता। लेकिन हमने यहाँ ज़्यादा वैल्यू रख ली है तो इससे कम आएगा ना, तो इसलिए यही 107.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द पावर इन ऑफ अ लैम्प ए एंड लैम्प बी रेस्पेक्टिवली फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम। यहाँ पे देखिएगा पावर हमें निकालना है, तो पावर कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम करंट निकाल लेंगे तो I²R करके पावर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए करंट क्या होगा, यहाँ पे I, टोटल वोल्टेज कितना है 40 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 10 और ये 5 15, ये 8/3 हो जाएगा। अब देखिएगा बल्ब ए में जो पावर है PA लिख देते हैं I²R, यानी इसका स्क्वायर यानी 64/9 × 10। बल्ब बी का देखिएगा I² यानी 64/9 और आपका 5, यहाँ से देखेंगे तो आपका 640/9, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9 7 63 और फिर बचेगा 1, 9 1 कम 9, फिर 9 1 कम 9। ठीक है, ये आ जाएगा इतना वाट। और यहाँ पे देखेंगे ये आपका 320/9 और ये आपका 9 त्रिका 27 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा आपका 5, 9 5 45, फिर 9 5 45, फिर 9 5 45। ठीक है, इतना वाट आ जाएगा। तो कुल मिला के देखिएगा तो इसमें तो कोई आंसर जो है मैच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है कोई मैच नहीं कर रहा है तो इसके अप्रॉक्स जो है यही वाला है, तो यही वाला लगा देंगे। ठीक है, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी देखिए थोड़ा सा और दिमाग लगाते तो 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। देखिए ये जो है इसमें जो है दोनों में करंट तो सेम होगा, और जो है रेजिस्टेंस क्या है, इसमें 5 है, इसमें जस्ट डबल है, यानी जो लैंप ए वाला है, अब I²R ही तो होता है पावर, तो यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो जो है ज़्यादा पावर खाएगा, ये दुगना है यानी डबल ये पावर खाएगा लैंप पे। तो इसमें देखिएगा ये जो है डबल दिया है, नहीं दिया है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ये देखिए ये डबल दिया है, ये भी नहीं आंसर हो सकता। ठीक है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया गया। अगर तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है ऐसे ही तो आंसर डायरेक्ट लगा सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, Which one of the following is an active element in a circuit?
ठीक है। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है भाई? एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, एक्टिव एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच सप्लाइज पावर। ठीक है, जो क्या करते हैं? पावर को सप्लाई करते हैं। जो क्या करते हैं? पावर को सप्लाई करते हैं। और कितना पावर को कब तक सप्लाई करते हैं? फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, ये ज़रूर बताना है, इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वैसे हमने बताया था कि जो कैपेसिटर होता है वो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अपना एनर्जी स्टोर करता है, और इंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में अपना एनर्जी स्टोर करता है। तो जब इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, तो एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं तो सप्लाई भी तो करेंगे। तो क्या इंडक्टर और कैपेसिटर एक्टिव एलिमेंट है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो है इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक नहीं सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है कैपेसिटर और इंडक्टर क्या हैं? एक्टिव एलिमेंट नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? करंट सोर्स। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखिएगा, RLC रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये सभी क्या हैं? ये जो हैं लीनियर हैं, बाइलेटरल हैं और पैसिव हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, बाइलेटरल को कभी कभी जो है आप देखेंगे बाई डायरेक्शनल भी बोल देता है। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं, द क्लोज्ड पाथ मेड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड एज। ठीक है, बहुत क्लोज्ड पाथ हैं, सेवरल ब्रांचेज यानी कई ब्रांच हैं, उसका क्लोज्ड पाथ नेटवर्क का क्या कहलाता है? तो देखिएगा, वो कहलाता है लूप। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये A है, B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। तो देखिएगा ध्यान से, A B C D E F A, ये क्या है? ये जो है पूरा ये एक लूप है। ये क्या है? लूप है। और देखिएगा ये A B E F A, ये भी क्या है? लूप है। A B E F A, ये भी क्या है? लूप है। तो ध्यान रखिएगा, एक होता है मेस, ठीक है, और एक होता है लूप। तो जो स्मॉलेस्ट लूप होता है उसी को क्या बोलते हैं? मेस बोलते हैं। स्मॉलेस्ट लूप कहने का मतलब क्या है? क्या देखिए, A B E F A के अंदर कोई लूप है? नहीं है। तो ये जो है ये क्या है? मेस भी है। ठीक है, तो इसको मेस भी बोल सकते हैं। अब ये देखिए, A B C D E F A, इसको मेस बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये भी एक लूप आ गया, ये भी एक लूप आ गया, तो इसको मेस नहीं बोल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ B C D E B, इसको भी क्या है? आप लूप भी बोल सकते हैं और मेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लूप के अंदर अगर कोई लूप है तो ध्यान रखेंगे, लूप के अंदर अगर कोई जो है लूप नहीं है तो उसको मेस बोला जा सकता है। ध्यान रखेंगे, तो सभी जो मेस होते हैं वो लूप होते हैं, लेकिन सभी जो लूप हैं वो मेस नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ओम्स लॉ का है? वोल्टेज इज़ ऑलवेज इक्वल टू करंट, ये गलत है। हमेशा वोल्टेज बराबर होगा करंट के, ये गलत है। वोल्टेज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये भी गलत है।
करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये सही है। करंट डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज, ये भी गलत है। तो सही है ये। तो देखिएगा ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट flowing through a conductor is directly proportional to the voltage applied। ठीक है, कितना वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, करंट क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से देखिएगा एक जो है प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा 1/R, तो यहाँ से ही आता है V इज इक्वल टू IR। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I5 फॉर द गिवन नेटवर्क। इसमें I5 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 5 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 4 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, तो सभी करंट इनकमिंग है, तो ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 5 11, यानी यहाँ 11 एम्पियर हो गया। अब देखिएगा यहाँ 11 एम्पियर है, यहाँ 2 एम्पियर चला जा रहा है। अब यहाँ कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए इस तरफ देखिए, यहाँ पे 4 एम्पियर यहाँ जा रहा है और 3 एम्पियर इधर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ 7 एम्पियर आ रहा होगा, यही 7 एम्पियर यहाँ भी होगा। 7 और ये 2 कितने हो गए, ये दोनों कितना हो गया, 9 एम्पियर। 11 एम्पियर आ रहा है और 9 एम्पियर इन दोनों में जा रहा है, यानी आपका 2 एम्पियर यहाँ जा रहा होगा, तभी तो इनकमिंग करंट इज़ इक्वल टू आउटगोइंग करंट होगा। तो इसका मतलब जो I5 है वो कितना होगा, 2 एम्पियर। ठीक है, आसान सा है, KCL लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द वोल्टेज इन वोल्ट बिटवीन द पॉइंट A एंड B इन द गिवन सर्किट। ठीक है, पॉइंट ज्ञात करना है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो वोल्टेज निकालने, R इक्विवेलेंट निकालने, करंट पता है, वोल्टेज हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए ये जो देखिए 2 × 4 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, ये 4/3 इसका ये सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 + 8 ये कितना हो जाएगा, 24, 24 4 28/3। ये आपका R इक्विवेलेंट आ गया। वोल्टेज I × R, I कितना दे रखा है, 4 × R, ये आपका 28/3। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 4/32, और ये जो है 32 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 3 से भाग दे देंगे, 3 × 3 = 9, बचेगा 2, 3 × 7 = 21, फिर बचेगा आपका 1 यानी 3 और फिर 3, यानी जो है 37.33, यही जो है हमारा 37.32 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द वोल्टेज एट ए नोड ऑफ दिस गिवन सर्किट डायग्राम। ठीक है, इस नोड ए पे हमको वोल्टेज पूछा है, तो देखिएगा सिंपली हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा के आसानी से पता कर सकते हैं। चलिए इस वोल्टेज को हमने V मान लिया, और ध्यान रखिएगा सारा करंट हम आउटगोइंग मान रहे हैं। ठीक है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है और इधर देखिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, V माइनस, यहाँ पे जो आ रहा है साइन उसका उल्टा ले लेंगे, V माइनस 12/2 और V प्लस 1। ठीक है, V प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ से देखिएगा V इसके माइनस, V माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये वाला। ठीक है, इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर हम इस ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो एलसीएम देखिए नीचे 2 हो गया और ये इधर जाएगा, सब 0 ख़त्म हो जाएगा। अब देखिएगा V वाले टर्म को ये कितना हो जाएंगे, सारा जुड़ के 4V हो जाएगा, ये माइनस
12 और ये -24 उधर जाएगा तो 36 हो जाएगा। V इज इक्वल टू 9 वोल्ट हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इन हैविंग RMS वैल्यू ऑफ 18 एम्पियर। तो देखिएगा, अगर आपका RMS वैल्यू आपका 10 होता है तो VM कितना होता है, 14.14 होता है। अगर ये 20 रहेगा तो ये 28.28 रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा ये जो है 18 है, इससे कम है। ठीक है, यानी जो है 28.28 से भी कम होगा आंसर, तो यानी आंसर हमारा ए वाला होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिएगा कैसे लगा लेंगे, VRMS इज इक्वल टू VM/√2। तो यहाँ देखिए RMS वैल्यू दे रखा है 18 और VM/√2 यानी VM ये 18 इंटू 1.414। यहाँ से देखिएगा 18 चौका कितना होता है, 18 चौका कितना होता है, 72। 72 के 7 हासिल लगेगा, 18 एकम 18, 18 और 7 25 के हासिल 2। अब देखिएगा 18 चौका 72, 72 और 2 74 के हासिल लगेगा कितना, 7। 18 एकम 18 और 7 25, 3 अंक के बाद दशमलव, ये आपका इतना आ जाएगा आंसर। यही आंसर आया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डायमेंशन ऑफ पावर। पावर की वीमा क्या है, डायमेंशन। तो देखिएगा पावर होता क्या है, पावर होता है आपका रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी। रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी यानी किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या तो डिलीवर किया जा रहा है या एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, वही होता है क्या, पावर। पावर इज W/T। ठीक है, W क्या है, एनर्जी है। पावर का हम डायमेंशन लिख रहे हैं। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है mL/2T-2 और ये नीचे क्या है, टाइम है तो T हो जाएगा। तो ये जो है mL/2, इसको चूँकि नीचे ले आएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, T के पावर 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ओम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल टू। तो पहले ही हमने बताया ओम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ओम्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही अप्लाई होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। मतलब क्या है, करंट यहाँ मान लीजिए रजिस्टर है, करंट I फ्लो कर रहा है, इधर प्लस माइनस V है, तो जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज। ये हमने बताया है, यहाँ 1/R, यहाँ V इज इक्वल टू IR। ध्यान रखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो ओम्स लॉ है केवल लीनियर एलिमेंट्स के लिए ही वैलिड है, लीनियर एलिमेंट्स के लिए ही वैलिड है। इसका मतलब ये है जो ओम्स लॉ है आपका डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ठीक है, और वैक्यूम ट्यूब, इन सब के लिए ओम्स लॉ नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी तो क्या होगा, जूल। ठीक है, वॉट किसकी यूनिट है, पावर की, I करंट की, एम्पियर जो है करंट की, और ये वोल्टेज की। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखिएगा 1 kWh इज इक्वल टू होता है आपका 860 किलो कैलोरी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू दिया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन, ये सही है।
इसका कहने का मतलब क्या है, देखिएगा, मान लीजिए ये जो है 2 ओम है, ये मान लीजिए 5 ओम है, ये आपका 10 ओम है, ठीक है। ये मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपसे पूछा है आर ए बी कितना होगा, ठीक है। तो आर ए बी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 और 10 कितना हो जाएगा 17 ओम, ठीक है। सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं रेजिस्टेंस। तो क्या ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, ये इसमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कितना था 10 ओम का, तो उससे भी क्या आया, बड़ा आया, ठीक है। तो वही बात सही है, सीरीज में रहेगा तो उससे भी बड़ा आएगा। अभी देखिएगा पैरेलल, मान लीजिए ये 3 ओम है, ये आपका 6 ओम है, और ये पॉइंट ए है, और ये आर ए बी निकालना है। तो आर ए बी कैसे निकालेंगे, 3 × 6 डिवाइडेड बाई सम कर देंगे, तो ये 3, ये आपका 2 ओम आ गया। तो देखिए आर ए बी जो है, अब ये जो है 2 ओम आया। तो पैरेलल कम्बिनेशन में क्या देख रहे हैं, सबसे छोटा वाला जो रेजिस्टेंस है उससे भी क्या आया, इक्विवेलेंट कम आया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर पर, ठीक है। जो आपका रेजिस्टेंस होता है ρL/A, रो जो रेजिस्टेंस है वो आपका रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, और एरिया पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जो रो होता है, रो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मटेरियल प्रॉपर्टी। रो जो है किस मटेरियल का बना है उस पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। जो रो है, रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो आपका डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। डायमेंशन पे मतलब लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन, इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब ये देखिएगा, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कैपेसिटेंस ऑफ 0.04 माइक्रोफैरड, 0.08 माइक्रोफैरड एंड 0.02 माइक्रोफैरड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सीरीज़ में जुड़े हैं तो सीरीज़ में जुड़ने के कारण उल्टा करके जुड़ेगा, ठीक है। पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो पहले इन दोनों को लेके चलते हैं। तो इन दोनों का क्या होगा, 0.04 इंटू 0.08 डिवाइडेड बाई सम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 2 अंक के बाद दशमलव यानी 0, ठीक है। ये हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 यानी 0.08/3, ये आ गया। अब इसको और इसको जो है सीरीज में करना है, यानी 0.08 इंटू 8/3 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 0.02, ये देखिएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखिएगा, ये 0.6 हो जाएगा, 0.06 यानी जो है 14, और ये 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, और ये जो 3 आएगा ये दोनों में आएगा, कट जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आप लिख सकते हैं आपका जो है 16 डिवाइडेड बाई यहाँ से, और ऊपर में क्या है, नीचे जो है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब बराबर होगा। तो ये जो है, ये 100 को अगर ऊपर लेते जाएं तो क्या होगा, 10⁻⁻²। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 14 एकम 14 बचेगा, फिर 2, फिर एक बार में चला जाएगा, इतना ही रहने देते हैं, 10⁻⁻²। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 0.011, ठीक है। यही आपका डी वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द वोल्टेज ऑफ ए बैटरी कनेक्टेड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विथ एयर
When the area of the plate is 10 square centimeter, the separation between plate is 5 millimeter. The charge stored on the plate is 20 picocoulomb. क्या पूछा है हमसे? वोल्टेज पूछ रखा है, ठीक है। चलिए, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D और Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से C बराबर क्या होगा? Q बाई V एप्सिलॉन A बाई D। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से क्या हमको निकालना है? हमको निकालना है वोल्टेज। तो वोल्टेज को ऊपर रख लेते हैं। यहाँ से देखिए Q इंटू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A। Q कितना दे रखा है? 20 दे रखा है पीको में, यानी 10⁻⁻12। D कितना दे रखा है? डिस्टेंस तो 5 मिलीमीटर में है, 10⁻³ कर देंगे, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट एप्सिलॉन नॉट यानी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया कितना दे रखा है? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻4 कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये कट गया, ठीक है। घुमा फिरा के ये यहाँ देखिए 10⁻³ आएगा तो ये भी कट जाएगा इससे, ठीक है। और आपका आ जाएगा टोटल ये 100 बाई 8.85, ठीक है। 8.85 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको मान लीजिए 9 मान लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 9 एक कम 9, फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर 9 एक कम 9, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 9 एक कम 9। तो इतना आ रहा है। जब नीचे 9 रह रहा है तब, और नीचे जो है 9 से भी कम है, यानी ये जो वैल्यू आएगी ये ज़्यादा आएगी, 11.1 से थोड़ा ज़्यादा आएगी। तो कितना आएगी भाई? 11.3 आएगी, क्योंकि हमने 8.85 की जगह 9 ले लिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।